Hello students, welcome to Learn Capsule YouTube channel. Today topic is nationalism in India. For CBSE, NCERT, GSEB and other states boards के लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा. इसमें आपको समझाया गया है कि नेशनलिज्म क्या है. फर्स्ट हम बात करते हैं नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ इंडिया के अंदर. तो जब 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सारे लोग जितने भी कॉलोनीज़ हैं, जितने भी कॉलोनीज़ ने ऑक्यूपाइड करके रखा था दूसरी कंट्री ने, उनके वहाँ पे एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट होने लगे, उनके अगेंस्ट लोग लड़ने लगे. तो इंडिया में भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ. तो फर्स्ट अब हम समझते हैं नेशनलिज्म क्या है. जैसे हमारा इंडियन फ्लैग है ना, वो हमें रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडिया को. तो उसी तरीके से हमारी जो फीलिंग्स उसके साथ कनेक्टेड है. जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई चेन्नई से, कोई कोलकाता से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आके इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं. तो वो ये थोड़ी ना सोचते हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ. वो सभी लोग अपने इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो वो इंडिया के नेशन के लिए काम लड़ रहे हैं या नेशन के लिए खेल रहे हैं. तो ये सारी जैसे हमारी इंडियन आर्मी है जो ऐसे थोड़ी ना अपने उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. वो हमारे इंडिया को प्रेजेंट कर रही है. तो हमारी क्या है, नेशन के प्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम उसके साथ नेशनलिज्म से कहा जाता है जो हमारे नेशन के लिए काम करते हैं, हम उसके साथ कनेक्टेड हैं. ओके. तो नेशनलिज्म ग्रो कैसे हुआ इंडिया के अंदर उसको समझते हैं. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट, कॉलोनिकल मूवमेंट. तो एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ. जब 1914 में फ्रांस और जर्मनी की ने जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं जो आपस में वो बैटल कर रही थी, एंटी उन्होंने वहाँ पे कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली थी. तो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड कर लिया था इंडिया को, तो हमारे अंदर भी एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे इंडिया के अंदर, है ना. चेन्नई में, सूरत में, कोलकाता में, अलग अलग स्टेट्स में. फिर क्या होता है, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी मेड द नेशनलिज्म. तो जो हमारे महात्मा गांधी होते हैं वो एक नेशनलिज्म स्टार्ट करते हैं कि कांग्रेस एक ग्रुप बनाती है जो अलग अलग लोग जो मूवमेंट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, कोई महाराष्ट्र में, कोई चेन्नई में, कोई गुजरात में, कोई कोलकाता में. तो अलग अलग एरिया से जो मूवमेंट कर रहे थे उन सभी को एक ग्रुप बना दिया. उस ग्रुप का नाम रखा कांग्रेस और महात्मा गांधी उनके लीडर थे. तो सभी लोग एक ग्रुप में कनेक्ट हुए और सबका मेन मूवमेंट जो मेन एम था वो क्या था, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेजना और इंडिया में इंडिपेंडेंस लाना. ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, सबका एम सेम था लाइफ का. तो सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ना स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. फिर सेकंड हम समझते हैं इंडिया मूवमेंट ए मास मूवमेंट. फिर गांधी जी क्या करते हैं, इंडिया के अंदर मास मूवमेंट लाते हैं, लोगों को अपनी बात समझाते हैं, अलग अलग एरियाज़ में जाके अलग अलग सभा करके लोगों को सारी बातें डिटेल समझाते हैं कि ब्रिटिशर्स बाहर से आए हुए हैं, हमें यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लिया है, ये उनका नहीं है, हमारा राज्य है, हमारा देश है. अगर जब तक हम अपने राज्य को नहीं बचाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से वापस नहीं भेजेंगे, जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं लाएंगे, तब तक इंडिया के अंदर हम आराम से शांति से नहीं जी पाएंगे. ठीक है. तो गांधी जी अपने मास मूवमेंट करते हैं, दूसरे लीडर्स भी सबको समझाते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर. क्योंकि इंडिया के अंदर जो उस टाइम पे तो ओनली 7% जो लोग थे वो ओनली लिटरेट थे. कितने परसेंट? 7%. तो समझो कितने इनोसेंट लोग हो रहेंगे जो विलेजर्स के हैं. आज भी विलेजेस के अंदर जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, जो थोड़े कम समझदार होते हैं, तो उतने तरीके से आप समझ सकते हो कितने लोगों को हमारे यहाँ पे हार्म किया होगा, इफेक्ट किया होगा ब्रिटिशर्स ने. तो उसके बाद क्या होता है, इन द सेकेंड डेडिकेट ऑफ द 20th सेंचुरी. तो जो 20th सेंचुरी आती है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें होती है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है. क्या होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914. 23 जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इंडिया के अंदर. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या होता है, जो ब्रिटेन है वो अलाइन पावर का पार्ट होता है और अलाइन पावर की तरफ से वो लड़ता है. तो उसको रेवेन्यू चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं ना, राइफल्स खरीदने के लिए, AK-47 जो बम है वो सब बनाने के लिए. तो वो सारे क्या करता है, इंडिया पे अपने टैक्सेस ज़्यादा लगा देता है, रेवेन्यू चार्जेस ज़्यादा कर लेता है. तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इंडिया के अंदर. ओके. एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. तो इकोनॉमिकल मतलब कि इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स होती है वो भी अच्छे से कल्टिवेट नहीं होती, उन पर टैक्सेस लगाए जाते हैं. फिर जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं उस पर भी टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं. फिर रेवेन्यू बढ़ा दिया जाता है. फिर यहाँ पे अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है, उन पर टैक्सेस लगा दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन ये होती है उस टाइम पे वो ऐसे एक्ट लाते हैं जैसे रॉलेट एक्ट है. तो वो किसी को भी बिना ट्रायल के वो जेल में डाल देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को हार्म करते हैं. इसके बाद क्या होता है, हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका.
पीपल ऑफ इंडिया बिगेन टू डिस्कवर देयर यूनिटी। तो यहाँ इंडिया के अंदर है ना एक यूनिटी स्टार्ट होती है, बिगेन मतलब स्टार्ट होती है, यूनिटी मतलब सब लोग एक आपस में अपने एक साथ कनेक्ट होते हैं, अपने एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो ग्रुप के साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, किसके अगेंस्ट लड़ते थे? ब्रिटिश के अगेंस्ट। द सेंस ऑफ ऑपरेशंस अंडर द colonial power give Indians a share the bond that tried many different groups। तो हमारी जो इंडिया के अंदर जो कॉलोनीज थी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया कॉलोनी पर अपने इस्टेब्लिशमेंट कर ली थी, उसको ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो इंडिया के अंदर जो लोग थे उन्होंने दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स थे, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी, साउथ के अंदर जो चेन्नई के लोग हैं, मद्रास के हैं ना, फिर बंगाल के अंदर बंगालीज़ हैं, गुजरात के अंदर गुजरातीज़ हैं, राजस्थान के जो राजस्थानी हैं, सब अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। फिर उन सभी ने क्या सोचा कि अगर जो अलग अलग तरीके से आप मूवमेंट करोगे तो ब्रिटिशर्स के पास पावर ज़्यादा है, उनको दबा देंगे। तो सभी को एक ग्रुप बना के एक साथ कनेक्ट करके हम मूवमेंट करते हैं। तो वो एक नेशनलिज्म कैसे होती है कि सबका जो एनिमीज़ होता है वो सेम ही होता है, तो सारे लोग अपने एक कनेक्ट करते हैं और सब लोग एक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट लड़ते हैं या पर्टिकुलर किसी एक बात के अगेंस्ट लड़ते हैं, उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो ये जो पूरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, खिलाफत है और नॉन कॉपरेशन है, ये एक साथ कनेक्टेड है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके इफेक्ट क्या हुए कि जो ऑल ओवर इंडिया है उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, जो इन्फ्लेशन बढ़ गया, टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए, फिर पेंडेमिक सीजन आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद फिर इंडिया के अंदर रेवेन्यू चार्जेस बढ़ा दिए गए, फिर इनको जो सिविल राइट्स थे उसको भी इफेक्ट किया गया, लोगों को फोर्सेबल फार्मिंग कराई गई, फोर्सेबल आर्मी में लेके जाते थे, मतलब जो ब्रिटेन के लोग हैं ना, तो वहाँ पे हमारे जो इंडियन लोग हैं, विलेजेस के लोग हैं, उनको अपनी आर्मी में यहाँ से फोर्सेबल तरीके से लेके जाते थे, फिर वहाँ पे उनको बैटल में भेजते थे। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते थे हमारे इंडिया में, ठीक है। सेकेंड, तो लोगों को रेजिस्टमेंट हुआ कि लोग रियलाइज़ करने लगे उसके बाद कि हमारे लोगों को इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों बेफालतू में परेशान किया जा रहा है ना। लोगों के अंदर गुस्सा तो आता है, आक्रोश तो होता है ना, कोई आपको बार बार परेशान करेगा फोर्सेबल तरीके से, तो इतना ज़्यादा उनको परेशान किया जाता है। इंडियन लोगों को फोर्सेबल फार्मिंग कराई जाती थी, रेवेन्यू टैक्सेस बढ़ा दिए जाते थे, ऐसे एक्ट लाए जाते थे जैसे रोलेक्ट एक्ट है, ठीक है। उस तरीके से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। इसके बाद क्या होता है, फ्यूचर एक्सीलरेटेड ड्यू टू द इनफेमस जलियांवाला बाग। तो एक एक्सीलरेट करता है, एक इनफेमस मतलब एक फेमस इंसिडेंट है जो सबको पता होगा कि जो पंजाब के अंदर जो अमृतसर है वहाँ पे एक जलियांवाला बाग है, ठीक है। तो वहाँ पे 13 अप्रैल 1990 में एक इंसिडेंट होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें मतलब हज़ारों लोग उस बाग के अंदर आए होते हैं और जनरल डायर वहाँ पे ऑर्डर करता है कि उन सभी को शूट किया जाए, और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हो जाती है। वो इंसिडेंट आज के दिन भी बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। अगर कोई इनोसेंट है, मतलब कि आपके यहाँ पे अभी रिसेंटली बात करें, कोई जो टेररिस्ट हैं वो आके अगर हमारे यहाँ पे किसी को मार देंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स में है या कोई हमारे रिलेटेड में, तो हमें कितना दुख होगा। अगर इंडियन होगा तो हमें भी दुख होगा ना, क्योंकि हमारे लोगों को मार रहा है बेफालतू में, बेचारों ने कोई मिस्टेक भी नहीं की थी, अगर कोई फेस्टिवल इंजॉय करने आए थे वहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट किया जाता था, इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था लोगों को। इसके बाद क्या होता है, नेशनलिज्म ऑफ सेटिस्फाइड, ठीक है। नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद एक एक्ट लाते हैं ब्रिटिशर्स, कौन सा, रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो रोलेक्ट एक्ट ऐसा एक्ट बनाया गया था जिसके अंदर नोट विदाउट ट्रायल, मतलब आपको कोई भी, मतलब अगर आप नेशनलिज्म की बात करते हो इंडिया के अंदर, तो आपको बिना किसी बात को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। आप इसमें विदाउट ट्रायल, मतलब नहीं वकील को ला सकते हो उसके अगेंस्ट, नहीं कंप्लेन कर सकते हो, नहीं आपको जस्टिस मिलेगा, कुछ नहीं, आप सीधा आपको 2 साल की जेल हो जाएगी। और उसे गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा है, इसको मैं आपको डिटेल में आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये सारी सिचुएशन जो पूरी ब्लूप्रिंट है, उसके बाद कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो अपॉर्चुनिटी फॉर नेशन वाइड मूवमेंट। फिर ये सारे रीजंस है,
चलो एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है या कोई भी हमारी लड़ाई होती है तो हम ऐसे तो है नहीं किसी को भी रास्ते पे जा रहा है मार देंगे, कोई ना कोई रीजन रहे होंगे, लड़ाई के कोई ना कोई रीजंस होते हैं। तो ये सारे रीजंस थे, ब्रिटिशर्स ने हमें इतना ज़्यादा हार्म किया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि हमें एक मूवमेंट करना पड़ा, उनके अगेंस्ट एक लड़ाई करनी पड़ी। तो वो लड़ाई कौन सी थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम समझते हैं आगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में हुई। तो फर्स्ट देखो आप यहाँ पे एलाइड पावर्स दिख रहा है आपको, फर्स्ट एलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स। तो जैसे कि दो टीम होती है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इसी तरीके से यहाँ पे दो टीम थी, एलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर का अंदर कौन सी कंट्री थी? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने किसे ऑक्यूपाइड करके रखा था? इंडिया को। तो इसीलिए हम किसके साथ लड़ रहे थे? एलाइड पावर में इंडिया लड़ रहा था, ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री थी? तो एस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, ये किसके पार्ट थे? सेंट्रल पावर के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन सी कंट्रियों के बीच में हुई थी? समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट हम समझते हैं। द प्रॉब्लम्स क्रिएट बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट, द क्रॉप्स फेल्ड इन 1918 एंड 1921 रिजल्टिंग इन एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फूड। तो फर्स्ट क्या हुआ कि 1919 में और 1920 में जो क्रॉप्स कल्टीवेशन होती थी उस पर उनकी क्रॉप्स स्पॉइल हो गई, जो क्रॉप्स होती थी वो अच्छे से कल्टीवेट नहीं हो पाए। तो उस टाइम पे जो फूड में शॉर्टेज आ गई। अगर आपका फूड कल्टीवेशन नहीं होगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में फूड कल्टीवेट ही नहीं हो रहा था, मतलब अच्छे से जो क्रॉप्स कल्टीवेट होती है वो सबकी क्रॉप्स स्पॉइल हो गई ना, सड़ जाती है ना, ऐसे कोई सिचुएशन आती है, कुदरती सिचुएशन होती है ना उससे, तो सारे सबकी स्पॉइल खराब हो गई। मतलब जितने भी लोगों ने जो भी क्रॉप्स ग्रो करवाए थे या कल्टीवेशन कराई थी सबकी क्रॉप्स स्पॉइल हो गई, खराब हो गई थी। दिस वॉज ए पेंडेमिक बाय इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। फिर क्या होता है, एक पेंडेमिक आता है, जैसे अभी कोरोना आया था उसी टाइम पे 1920 में एक पेंडेमिक आता है। कब आता है? 1920 में एक पेंडेमिक आता है, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। क्या नाम था उसका? इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। अब सेकंड सिचुएशन क्या होती है उसको समझते हैं। सेकंड देखो, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। फिर गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है? इनकम टैक्स लाती है। जो रिच फैमिलीज हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, उन सभी को टैक्सेस लगा देती है उन पे। वो भी जो पहले अगर 10% होता था उसको डायरेक्ट 20% टैक्सेस लगा देती है। हर एक चीज़ के जो प्राइस होती है उसको डबल कर देती है। फिर क्या करती है? कस्टम ड्यूटीज़, जो प्रोडक्ट को जो जैसे कि मिल्क लेता है, ग्रोसरीज लेता है, उसकी कस्टम ड्यूटी भी डबल कर देती है। बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है तो उनको पैसा चाहिए होता है, तो कहाँ से पैसा लेंगे? जो उनकी स्लेव्स थे, मतलब जो इंडिया उनकी कॉलोनिकल पावर थी, तो उस वहाँ से पैसे लेके वो वहाँ पे उस बैटल में उनके यूज़ करते थे। अब थर्ड हम समझते हैं, थर्ड कौन सा रीज़न है? तो इन्फ्लेशन डबल्ड ड्यूरिंग द वॉर। तो मैंने आपको जैसे समझाया कि वहाँ पे उन पर टैक्सेस लगा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज़ लगा गई थी, वहाँ पे उनकी क्रॉप्स कल्टीवेशन नहीं हो रही थी, एक पेंडेमिक आ गया था, फिर भी उन पे जो डबल, मतलब कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी, हर चीज़ के भाव डबल हो गए थे। जैसे कोई चीज़ पहले 20 रुपीज़ में मिलती थी, उसी को 40 रुपीज़ की हो गई थी। पर्टिकुलर समझो कि हर एक चीज़ की जो भी प्राइस है वो डबल हो गई थी। तो सोचो कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा उनको। अब थर्ड हम समझते हैं, फोर्थ, विलेजेस वे आर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। तो विलेजेस जो गांव के लोग थे उनको एक सप्लाई, मतलब कि जैसे हम चेस खेलते हैं ना, चेस, तो चेस के अंदर जैसे हम वजीर का जो प्यादा होता है, हमारा वजीर जो प्यादों का यूज़ करता है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे इंडियन लोगों को एकदम प्यादे की तरह यूज़ करते थे। मतलब कि बैटल में आगे लगा देते थे, मरे तो मरे, जिए तो जिए, उनको कोई मतलब नहीं था। तो हमारे जो गाँव के जो इनोसेंट लोग थे, जो विलेजेस के जो इनोसेंट लोग थे ना बेचारे, उनको क्या गलत मिस्टेक थी, तो उनको है ना बेफालतू में वहाँ पे बैटल में भेजा जाता था। तो गाँव के लोगों को बाद में उनको समझ में आने लगा कि कैसे उनको परेशान किया जा रहा है, बेफालतू में कैसे उनको इफेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम थी। फिफ्थ, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो फिर उनका यूज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो डिफेंस है, मतलब कि जो राइफल बनाना है, फिर जो AK-47 है, बम बनाना है, टैंक बनाना है, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया ब्रिटिश ने। तो यहाँ से सारा पैसा लेके उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, वो भी एक रीज़न था। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, गांधी एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं जनवरी 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो अपने साथ एक आइडिया लेके आते हैं सत्याग्रह का। कौन सा आइडिया होता है? सत्याग्रह का।
अब वो सत्याग्रह को किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि सत्याग्रह क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। विल पीपल वी आर फेसिंग दिस हार्डशिप मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे इफेक्ट, इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने उनको परेशान किया था। गांधी इमर्ज्ड ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन विथ इज अ यूनिक टूल ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी एक यूनिक टूल लाते हैं, एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं साउथ अफ्रीका से, सत्याग्रह का। कौन सा आइडिया होता है? सत्याग्रह का। एक अलग दिशा के लोगों को लेके जाते हैं, एक अलग गोल की तरफ लेके जाते हैं। अब देखो गांधी जी क्या कहते हैं, सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी वॉज अ यूनिक वेपन टू फाइट इन जस्टिस। अगर हमें जस्टिस, अगर हमें सत्य के लिए लड़ना है, हमें न्याय के लिए लड़ना है, तो हमें एक वो कौन से वेपन से लड़ते हैं? सत्याग्रह वेपन से। मतलब कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम किसी के साथ हम उनको मारेंगे नहीं, मतलब कि हर तरीके से गांधी जी कहते हैं कि हमें, अगर हम सच्चे हैं, अगर हम ऑनेस्ट पर्सन हैं, अगर हम सच्चे हैं, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर हमारे अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो हमें दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। इट स्टार्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ। उनके पास एक प्रिंसिपल होता है उनके लाइफ का, ट्रूथ का मीनिंग सच्चाई, ईमानदारी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, दुकान से आप कोई लेते हो, जो चीज़ 20 रुपये की है, कोई आपको उसको 40 रुपये में बेचता है कोई पर्सन, ठीक है, और वही चीज़ आपको कोई 20 रुपये में बेचता है, तो 40 रुपये वाला एक बार बेनिफिट कमा लेगा उस पर, लेकिन सेकंड टाइम उसके पास जाओगे आप कभी उसको, क्योंकि उसने आपको चीट किया है उस, तो आप सेकंड टाइम उसके पास कभी भी नहीं जाओगे। जो आपको 20 रुपये में देगा उसी के पास जाओगे ना। तो इसीलिए क्या है, लाइफ में हमेशा ऑनेस्ट रहना है, कभी भी हमें डिसऑनेस्ट नहीं होना है, मतलब बेईमान नहीं रहना है, हमेशा ईमानदारी से काम करना है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या बात बोलते हैं, नॉन वायलेंस का गांधी जी का पहले से एक परसेप्शन था, प्रिंसिपल था कि कभी वायलेंस नहीं करना है। गांधी जी बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनको पता था अगर वायलेंस करेंगे तो पुलिस वाले हमें जेल में डाल देंगे। तो वो कैसे पर्सन थे? नॉन वायलेंस वाले। मतलब कि जब ब्रिटिश इंडिया में, जब ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया के गवर्नर को कहा कि आप उन सबको जेल में क्यों नहीं डालते हो, गांधी जी को, तो उन्होंने कहा, जो हमारे इंडियन गवर्नर थे, कि जो आपके लिए अगर प्रेयर कर रहा है, आपके लिए दुआ मांग रहा है, तब उसको कैसे जेल में डाल सकते हो? गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह है, भगवान बुद्धि दे, इनको ज्ञान दे, तो वो हमारे लिए प्रेयर कर रहे हो, हमको जेल में कैसे डाल सकते हैं? तो गांधी जी इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनको सबने उनको फ्यूचर का सोच के रखा था कि अगर हम कितनी भी ज़्यादा हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम अच्छे से उनके अगेंस्ट लड़ेंगे, नॉन वायलेंस के साथ, सत्य के साथ, तो हम जीत जाएंगे। अब देखो क्या होता है उसके बाद, टॉलरेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। तो वहाँ पे वो टॉलरेंस के साथ और पीसफुल, मतलब कि शांति से, और सभी को एक तरीके से, एक समान तरीके से सबको देखते हैं, मतलब कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, सबको एक अपने साथ लेके चलते हैं। उन्होंने, गांधी जी ने अपने लाइफ में कभी जातिवाद नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आज इसीलिए हमारे जो करेंसी है, इसलिए उन पर फोटो आता है, हमारे जो है ना राष्ट्रपिता है, वो हमारे इंडिया के, एक नेशन के, हमारे पूरी वर्ल्ड उनकी बुक पढ़ती है, महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायरेशन है हमारे लिए, बहुत ग्रेट लेवल के पर्सन है। तो गांधी, जो दुनिया आपको कहती है गांधी जी ऐसे ऐसे, अगर गांधी जी को जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ होगी, ठीक है। अगर जिसने गांधी जी को नहीं पढ़ा तो वो इंडिया को कभी नहीं समझ सकता। इंडिया को समझने के लिए हमें गांधी को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाउंडेशन किसने की? गांधी जी ने। गांधी जी क्या है किसी को पता ही नहीं अभी तक। नेक्स्ट हम समझते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट किए। तो गांधी जी ने जब 1915 में, जनवरी 1915 में जब गांधी जी आते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में वो ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं? ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद सारे लोगों को समझ बूझ के, फिर वो एक मूवमेंट करने से पहले क्या होता है, आपको उसकी पीछे बैक देखनी पड़ती है, जो क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट में बोले ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं। फिर 1960 में एक मूवमेंट करते हैं गांधी जी, फर्स्ट मूवमेंट इन चंपारण बिहार। गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट कौन सा था? चंपारण बिहार। तो बिहार के अंदर जो मूवमेंट करते हैं चंपारण में, वहाँ पे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पे ब्रिटिशर्स उनको फोर्सेबल फार्मिंग कराते हैं नील की, क्योंकि नील की सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी। जो रोमन एम्पायर था, जो बाहर के जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, वहाँ पे उनकी नील की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो बिहार के अंदर उनको फोर्सेबल फार्मिंग कराई जाती थी। और नील की फार्मिंग से क्या होता था, जो सॉइल की क्वालिटी होती थी वो ख़राब हो जाती थी, सॉइल ख़राब हो जाती थी, क्योंकि एक बार फार्मिंग करने से, नील की फार्मिंग है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वहाँ पे वो बिहार के लोगों को फोर्सेबल फार्मिंग करवाते थे। तो गांधी जी ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और सबसे पहले मूवमेंट किया इन चंपारण। उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट किया खेड़ा के अंदर। तो खेड़ा के अंदर भी यही चीज़ थी कि फार्मर्स को इफेक्ट किया जाता। तो देखो हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस जब हम बैटल कर रहे थे, तब हमारे जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड थी? फार्मिंग पे।
ठीक है। आज भी हमारी इकोनॉमी 51% किस पे बेस्ड है, फार्मिंग पे। हम तो किसान के बेटे हैं ना, मतलब कि हमारे जो पहले के लोग थे वो फार्मिंग करते थे, उनके दूसरे कोई रिसोर्सेज नहीं थे ना हमारे पास। तो इस तरीके के इंडिया के अंदर बहुत सारे फार्मिंग के लिए ही प्रोटेस्ट हुए। तो खेड़ा का जो प्रोटेस्ट था उसमें क्या हुआ था कि जो उनकी क्रॉप्स कल्टीवेशन हो रही थी वो सारी स्पॉयल हो गई थी। ऐसा एक 1920 में एक ईयर आया था, उस ईयर में सबकी जो भी क्रॉप्स कर रहे थे उसमें क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट के इफेक्ट से सारी जितनी भी क्रॉप्स थी वो सारी स्पॉयल हो गई थी, ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो फिर भी ब्रिटिशर्स उन पे टैक्सेस ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपका रेवेन्यू, अगर आपकी क्रॉप्स कल्टीवेशन होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने टैक्सेस से मतलब है। मतलब आप कल्टीवेशन करो कि ना करो, हमें हमारे टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे, आपको हमारे टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे। इतना ज़्यादा इफेक्ट, इतना ज़्यादा हार्म किया जाता था। तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मूवमेंट किया खेड़ा के अंदर 1917 में। फिर 1918 में अहमदाबाद में क्या होता है, जो मिल मजदूर होते हैं ना, मजदूर, उनको जो प्राइस दिया जाता है वो बहुत ही लो प्राइस दिया जाता है। उनको जितना चाहिए होता है, मतलब कि एक आम आदमी का जितना घर चले उतना भी नहीं दिया जाता उनको। उस टाइम पे 60 रुपीज़ पर मंथ, मतलब कि 2 रुपीज़ पर डे के हिसाब से दिया जाता। 2 रुपीज़ में उस टाइम पे खाना पीना भी नहीं आता था 1 डे का। तो उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। फिर गांधी जी ने उनका प्रोटेस्ट मिल के जो मालिक थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि गांधी जी किस टाइप से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कैसे पूरी सिचुएशन को संभाला, इंडिया को कैसे वो आगे लेके गए। तो एक एक चीज़ को उन्होंने अच्छे से समझाया, अच्छे से पूरे ऑल ओवर इंडिया को उन्होंने कवर किया। पहले धीरे धीरे मूवमेंट की, ऐसे ही नहीं आते ही तुरंत उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, सब लोग कनेक्ट हो गए। नहीं, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। तो हमें भी लाइफ में क्या करना है, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम्स थोड़ी ना क्रिएट करनी है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी, उसका सोल्यूशन जो निकालता है वो क्रिएट होता है ना। तो गांधी जी ने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढा। हाँ, अब द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो खिलाफत जो मूवमेंट था वो मुस्लिम जो भी है ना, मुस्लिम लोग जितने भी होते हैं वो जो खिलाफत होते हैं, जो टर्की है ना, जो तुर्की है जिसे टर्की बोला जाता है, तो टर्की के जो किंग थे उसे खलीफा बोला जाता था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जो ब्रिटिश इंडिया है उन्होंने खलीफा के पद को फिनिश करके वहाँ पे अपना उस पर्टिकुलर जो ऑनर था उसको फिनिश कर दिया। तो मुस्लिम जितने भी लोग थे, जितने भी, वो सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए। वो जो खलीफा होता था उसको वो बहुत ज़्यादा मानते थे, जैसे हम अभी गांधी जी को मानते हैं, हमारे नेशन को मानते हैं, उस तरीके से वो खलीफा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग डिवाइड थे, उनको ब्रिटिश ने डिवाइड करके रखा था। लेकिन इस बात से दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए और 1950 में दोनों एक मर्ज हो गए अपने साथ। ओके, और नागपुर के अंदर जब अधिवेशन होता है तो दोनों अपने साथ एक अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझते हैं खिलाफत क्या था। वेरियस मुस्लिम एसोसिएशन इन द कंट्री डिड नॉट कम्प्लीटली सपोर्ट द सिविल इस मूवमेंट। तो वो दोनों जो थे ना, तो हमारे इंडिया के अंदर जो मूवमेंट चल रहे थे उसको सपोर्ट नहीं करते थे मुस्लिम लोग, क्योंकि वो जानते थे ये तो अपने लिए लड़ रहे हैं ना। ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को डिवाइड करके रखा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको इफेक्ट कर रही थी। अब सेकंड क्या होता है, देखो, आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट दे फेल्ट अलाइंड फ्रॉम द कांग्रेस। खिलाफत मूवमेंट जब होता है तो जब मुस्लिम लीग खिलाफत मूवमेंट करती है तो कांग्रेस क्या करती है, अलाइन कर देती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों अलाइंड हो जाते हैं। कांग्रेस के एक जो अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है, उसमें दोनों अलाइंड हो जाते हैं। अब देखो, द मुस्लिम डेफिनेट द सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द देम सेल्फ। तो मुस्लिम क्या कहते हैं कि हमें एक सेपरेट, उनकी एक सिचुएशन होती है जब वो हमारे साथ अलाइंड होते हैं तो बोलते हैं कि हमें सेपरेट वोट सिस्टम चाहिए, मतलब कि हम आपके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते। जैसे कि जो मुस्लिम लीडर खड़ा होगा उसको खाली मुस्लिम ही वोट कर सकता है। ऐसी उन्होंने एक बात कही थी, अपने लिए एक प्रस्ताव लाए थे, ठीक है। अब देखो, दे आर बिलीव दैट कांग्रेस हैड सम इंटरेस्ट एट द हिंदू महासभा एंड दिस डिड नॉट सपोर्ट इट। तो जो हिंदू महासभा थी उसने उनको सपोर्ट नहीं किया इस बात पे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ मर्ज होना है तो आप मर्ज हो सकते हैं, बट हम आपको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान को जो बात हुई इसी के लिए हुई थी कि वो चाहते थे, जो मुस्लिम लीग है वो ये चाहते थे कि हम अपना एक सेपरेट अलग स्टेट बनाएं, और हिंदू कह रहे थे कि आप हमारे साथ रह सकते हो, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, पर वो बोले थे नहीं, हमें सेपरेट रहना है, आप हमारे साथ सपोर्ट में नहीं आ सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। इसलिए उनके बीच में वाद विवाद होता था। दे आर डिमांड द रिजर्व द स्टेट ऑफ सेंट्रल असेंबली विच वॉज ओपन बाय द हिंदू एंड महासभा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे सेंट्रल असेंबली ओपन करती है हिंदू महासभा, जो हमारी कांग्रेस है वहाँ पे सेंट्रल ओपन करती है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, एक रोलैक्ट एक्ट आता है।
कौन सा रीज़न आता है? रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट क्या है? ही वॉज पास्ड इन 1919 इन द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो हमारी जब ब्रिटेन काउंसिल होती है, जो ब्रिटिश की काउंसिल होती है, वो 1919 में ऐसा एक एक्ट लाती है, उसे रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो एक ऐसा एक्ट था कि विदाउट एनी ट्रायल, मतलब आप उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, आपको सीधा जेल में डाल दिया जाता 2 साल के लिए। तो मतलब कि आप समझ सकते हो कि जो नेशनलिज्म की बात करेगा, जो नेशन की बात करेगा, उसे सीधा सड़क से उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं वो कोर्ट में जा सकता है, नहीं उसके अगेंस्ट कोई अपने वकील कर सकता है, नहीं दलील कर सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से उसे गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था। क्या कहा था? ब्लैक एक्ट। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स हैं, उन सभी को, वो तो नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, उनके अगेंस्ट वायलेंस कर रहे थे ना, वो तो हमारे कैसे थे, मार देने वाले, उड़ा देने वाले ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो तो अब नेशनलिज्म उनका अलग मेथड था, गांधी जी अलग मेथड से बात कर रहे थे। तो वो उन सभी को मतलब कि जेल में डाल देना, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की थी। तो अब देखो क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट द नेशनलिस्ट इज द इम्प्रेस्ड ऑफ देम फॉर 2 years एंड विदाउट एनी ट्रायल। ओके, जो मैंने बात आपको अभी बोली। गांधी लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट द अनजस्टिस, शॉप वेयर द क्लोज एंड द वर्कर्स ऑफ द रेलवे वर्कशॉप वेंट टू स्ट्राइक। फिर गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने इसके अगेंस्ट, जब रोलेक्ट एक्ट आया तो उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और रेलवेज लाइन पे उन्होंने वहाँ पे जो इंडियन रेलवे है, वहाँ पे उनके अगेंस्ट रेलवे स्टेशन पे जाके सब लोगों ने प्रोटेस्ट, सारे वर्कशिप जितने भी थे सब शॉप बंद कर दी और उनके अगेंस्ट रेलवे स्टेशन पे जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। गांधी अलार्म बाय द लार्ज पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीपल इन द मूवमेंट, द गवर्नमेंट अरेस्ट द प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम द अमृतसर। फिर क्या होता है, गांधी अलार्म करते हैं, मतलब पूरे इंडिया को जगा देते हैं एक साथ मिलके कि अभी तो ब्रिटिशर्स को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें ऐसा इतना ज़्यादा इफेक्ट करना, इतना ज़्यादा हार्म किया था। अब समझो ये पूरी सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स, हम किसी से बैटल करते तो कोई ना कोई रीज़न होता है, तो ब्रिटिश हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि लार्ज अमाउंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीपल, तो सभी लोगों को गांधी जी एक साथ लेके अलार्म करते हैं, सबको जगाते हैं। फिर गांधी जी क्या करते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। और अमृतसर के जो हमारे जो लीडर्स थे उनको वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है 10 अप्रैल को, एंड गांधी वॉज बारिड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। तो गांधी जी को दिल्ली के अंदर आने से पहले रोक दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है गांधी जी को। आप समझो कितना ज़्यादा, मतलब कि उनको पता था गांधी एक सुपर पावर थे उस टाइम पे। अगर गांधी जी ने बोल दिया ना कि अगर हम प्रोटेस्ट करना है तो सभी लोग उनके साथ कनेक्ट होते, सभी लोग उनकी बात मानते थे। तो गांधी उस टाइम पे उनके लीडर बन चुके थे। तो ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गांधी जी एक आइडल थे ना सभी के लिए। तो अभी भी हमारे लिए एक आइडल है गांधी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। तो आपको जैसे मैंने पहले समझाया कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, उसको डिटेल समझेंगे। बट जो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, तो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ ना। चलो ये सारी बात तो एक्ट लगा रहे थे, ये सारी चीज़ तो कॉमन थी, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद ऑल ओवर इंडिया के अंदर लोगों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चलो उसको समझते हैं क्या इंसिडेंट है। पुलिस फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोसेशन पीपल द रिलेटेड बाय अटैकिंग बैंक्स एंड रेलवे स्टेशन। तो प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था, जो रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट सब लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे। जो 1990 में रोलेक्ट एक्ट आया तो उसके अगेंस्ट सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैंक्स के अंदर, पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट सामने जाके वो धरना देना, प्रोटेस्ट करना, सभी लोग उनके सामने कर ही रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है, जो जनरल डायर होता है वो अचानक एमरजेंसी लगा देता है, एमरजेंसी सिचुएशन लगा देता है बिना किसी को नोटिस दिए। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर अभी एमरजेंसी लगाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपको बताते हैं, न्यूज़ चैनल्स में आपको बताया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई किसी को कुछ बताया नहीं जाता है, डायरेक्टली एमरजेंसी लगा दी जाती है। तो देखो आगे क्या होता है। 13 अप्रैल, ये डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1990 में लार्ज क्राउड असेंबल्ड एट जलियांवाला बाग प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। तो जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, वो सारे जलियांवाला बाग के अंदर, तो 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अंदर वैसाखी का फेस्टिवल होता है। क्या होता है? वैसाखी का फेस्टिवल होता है। तो वहाँ पे सभी लोग मेला मनाने के लिए आए थे, वहाँ पे मेला भी चल रहा था और जलियांवाला बाग के अंदर सभी लोग थे। और हमारे कुछ नेशनल लीडर्स थे जो लोगों को समझा रहे थे, जो मास कम्युनिकेशन है, जो मास मूवमेंट है, उससे लोगों को बता रहे थे कि ब्रिटिश हमें कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा एक्ट ला रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो सभी लोगों को क्या कर रहे थे, वो जागृत कर रहे थे। तो यहाँ इस बात को सुन के ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया। ब्रिटिश ने सोचा कि ये हमारे अगेंस्ट सारी बातें हो रही थी। फिर वहाँ पे जनरल डायर आते हैं। फिर पूरे बाग का जो मेन एंटर गेट, जो जलियांवाला बाग का ना एंटर गेट एक ही होता है, मैं समझाता हूँ। ये देखो,
जलियांवाला बाग का इंसिडेंट है। ये पूरा बाग है, इसके अंदर ना एंटर गेट एक ही होता है, वन एंट्रेंस होती है, तो उसको जनरल डायर बंद करवा देता है और सारी पुलिस फोर्सेस को अंदर लेके जाता है। उसके पास इतनी लार्ज अमाउंट में राइफल्स लेके पुलिस वाले होते हैं और वहाँ बाग के अंदर किसी के कुछ हथियार तो होता नहीं है, सभी लोग सारे मेला मनाने के लिए आए थे, कुछ लीडर्स अपनी बात कर रहे थे। तो जो निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई समस्या नहीं थी, बेचारा ने कुछ किया ही नहीं था, उनको बेफालतू में मारा गया। मतलब कि हमारे जो छोटे बच्चे थे, बूढ़े लोग थे, जो लेडीज़ थी, जो वुमेंस थी, उनको मारा जा रहा था। मतलब इस सिचुएशन में ऐसा किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कि वहाँ के अंदर अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उनके अकॉर्डिंग 368 लोगों की डेथ हुई, बट एटलीस्ट उन्होंने रियल डेटा नहीं बताया, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी जलियांवाला बाग में। मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट किया गया, और ये आपका जनरल आया जिसने इसका ऑर्डर दिया। इस इंसिडेंट की बात में ना एक बहुत ही अलग मैं आपको बताता हूँ। जो भगत सिंह है हमारे, इस इंसिडेंट के बाद भगत सिंह ने क्या किया, जो जलियांवाला बाग की एक सॉइल होती है ना, पूरी जलियांवाला बाग पूरा रेड हो गया था ब्लड से, तो जो उसकी सॉइल होती है उस सॉइल को लिया वहाँ से और उन्होंने अपने पास रखा। और जनरल डायर को, जब तक मैं जनरल डायर को मारूंगा नहीं तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने जनरल डायर को मारा, जो भगत सिंह ने। उसका रीज़न क्या था, जलियांवाला बाग, क्योंकि पंजाब के अंदर भोले वाले लोगों को बेफालतू में, मतलब कि ये इंसिडेंट के बाद सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के लोग थे, सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा में हो गए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इफेक्ट किया लोगों को, बेफालतू में इतने सारे लोगों को मार दिया। मतलब पूरा जो जलियांवाला बाग है ना, आपको दिख रहा है, पूरा रेड हो गया था उनकी ब्लड से, इतने सारे लोगों को बेफालतू में। और ये क्या था, उसकी एंट्रेंस की थी, तो जितने भी लोग थे सारे कैसे बाहर निकलेंगे। तो कोई लोग जो कुआं होता है उसमें कूद गए, कोई लोग कुचल के मर गए, कोई गोलियों से मर गए, है ना, कोई कूद के मर गए। इतना ज़्यादा लोगों को परेशान करना। अब देखो इसके बाद द अरेस्ट सम देयर लीडर्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पासिंग द रोलेक्ट एक्ट। जो क्रिटिसाइज कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट को, उसके अगेंस्ट उन्होंने सब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट ऑफ द बाग एंड फायर ऑन द अनमेरिड क्राउड। मतलब कि जो निर्दोष क्राउड थी, जो बेचारे जो भोले वाले लोग थे, उनको मारा गया बेफालतू में। ऑफ दिस रिजल्ट इन द डेथ्स ऑफ 100 पीपल, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होगी, इतने ज़्यादा लोगों की जो फिजूल में उनको मारा दिया गया है ना। ऐसे थोड़ी ना किसी को मार दिया जाता है। अगर आज कोई आतंकवादी आके हमारे यहाँ पे किसी को मार देंगे, तो हमारे जो फैमिली के होंगे, हमारे रिलेटेड होगा, हमें कितना इफेक्ट होगा, कितना हार्म होगा। तो उस टाइम पे कितने निर्दोष लोगों को मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। People in many North India towns protest against the killing at Jallianwala Bagh, and the government virtually suppressed this protest. तो गवर्नमेंट बिल्कुल पता ही नहीं था उनको कि अगर इतने ज़्यादा लोगों को मारने के बाद साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सारे लोग मिलके एक साथ मिलके ब्रिटिश में प्रोटेस्ट करते हैं। तो सोचो कितना ज़्यादा हमारे लोगों को परेशान किया, कितना ज़्यादा उन्होंने इफेक्ट किया। अब जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये सारे उसके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीज़न है। अगर हम किसी से भी लड़ाई करते हैं ना, हमारे कोई ना कोई रीजंस होते हैं, तो ये सारे रीजंस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।